सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। स्टार्ट किया जाए, बताओ भाई। ओके स्टेनो के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड हफ्ते एग्ज़ाम है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं स्टेनो के लिए बात करूँ तो वही जो इकोनॉमिक्स अच्छे से कर लेना, जो बॉम्ब्स शॉर्ट करवाया इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। और 5 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। कल तो खैर चैनल पे लेट मी टेल यू कि कल कोई भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल चैनल पे कोई भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। ऑलराइट, तो 2-3 दिन में वीडियो भी डाल दूंगा। बाकी आप तब तक इकोनॉमिक्स अच्छे से करो, देन गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छे से करो, एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री वाला पार्ट अच्छे से करो, और करंट अफेयर भी वो जो शॉर्ट डला हुआ है पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको भी अच्छे से करके जाना। ओके चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं एंड ऑलराइट, ठीक है। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। एक सेकंड रुकिएगा। चलो, तो ये आप लोगों का सेट था, और आई थिंक आप सभी लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, और अगर किया था तो ज़रा जल्दी से बताइए कि आप लोगों ने कितना क्या स्कोर किया है, ठीक है। आज के टेस्ट में आप लोगों का 25 में कितना क्या स्कोर रहा। लिंक डालना शुरू में थोड़ा सा स्टार्टिंग में भूल गए थे, तो फिर बाद में ऐड कर दिया था लिंक भी। तो आई थिंक सभी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। और आज यहाँ पर आंसर्स नहीं रखे क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि सर आंसर्स नहीं है ना, आंसर्स मत रखा करिए इसमें। तो आंसर्स आप लोगों को क्विज़ में मिल जाते हैं जहाँ पर आप ये अटेम्प्ट करते हैं, परमार अकेडमी ऐप या परमार www.parmaracademy.in वेबसाइट पे। ओके 24 आए हैं, 32 मतलब क्वेश्चंस बताओ कितने सही हुए। क्वेश्चंस कितने सही हुए? 42.5 नंबर आए, मतलब क्वेश्चन बता दिया करो इतने क्वेश्चन सही हुए। 17, ठीक है, 12 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। बाकी लेवल कैसा क्या लगा? तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, और काफ़ी स्टूडेंट ने कल बोला कि सर थोड़ा सा बड़ा हो गया लेक्चर, थोड़ा सा शॉर्ट करिए। तो कोई नहीं, मैं तो सोच रहा था पूरा आपका रिवाइज होता चलेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन जैसे आप लोगों की इच्छा। सर सब्जेक्ट वाइज बम शॉट कब से होगा? रुक जाओ, होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। पहले सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाने दो, उसके बाद। ओके ठीक है। विनीत जी बोल रहे हैं कि टाइम लिमिट रिड्यूस कर दो क्विज़ की, ठीक है। मैं नोट कर लेता हूँ और ये मैं करवा दूँगा, ठीक है। रिड्यूस टाइम लिमिट फॉर द क्विज़, ओके। एंड कल क्लासेस ऑफ रहेंगी, ठीक है। कल क्लासेस नहीं होंगी। गुड बट स्पोर्ट्स की फैक्चुअल एंड स्टेटमेंट वाले और डाल दीजिए, ओके, ठीक है। जी सर, मेरा कल पेपर है सिलेक्शन पोस्ट 12 बेस। 12 बेस में तो कोई टेंशन नहीं है शुभम। 12 बेस में तो एकदम फाड़ के आओगे, है ना। चलो तो करते हैं अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। गांधी इवेंट पैक्ट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट। एक सेकंड रुको थोड़ा सा, आज भी यार मैं क्या ना सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया भाई मेरे को। आज मुझे पता चला मेरी जो नेक है, ठीक है, एक्सरे करवाया तो उसमें पूरी स्ट्रेट निकली हुई है, मतलब ऐसे कर्व होना चाहिए हल्का सा, बट इट हैज़ बिकम स्ट्रेट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द CDM। तो गांधी इवेंट पैक्ट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट। तो बिल्कुल गांधी इवेंट पैक्ट से क्या हुआ, सस्पेंशन हो गया मूवमेंट का। CDM है क्या? तो CDM एक्चुअल में स्टार्ट क्यों हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अगर आपको याद हो तो इट स्टार्टेड विद दी सॉल्ट सत्याग्रह। अब यहाँ पे फोकस कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपके कमेंट नहीं लेने वाला हूँ, एकदम लास्ट में लूँगा, ओके, लास्ट में लूँगा, तो अब यहाँ पे आप फोकस कर लो। चलो, तो यहाँ पर अगर हम CDM की बात करेंगे तो इट स्टार्टेड विद द एक सेकेंड, इट स्टार्टेड विद द सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह से स्टार्ट होता है,
12 मार्च को स्टार्ट होता है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलता है, जहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, मार्च निकालते हैं। कहाँ से कहाँ तक वो निकालते हैं, फ्रॉम साबरमती जो उनका आश्रम होता है, ठीक है, साबरमती आश्रम से लेके, जो कि कहाँ है, अहमदाबाद में डांडी, जो नवसारी में पड़ता है आपका, ठीक है, वहाँ निकालते हैं। और इन दोनों प्लेस, और कितने लोगों के साथ निकालते हैं, 78 लोगों के साथ निकालते हैं। टोटल कितने इसमें लोग होते हैं जो गांधी जी के साथ मार्च करते हैं, 78। और कितनी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करते हैं, तो ये जो है सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट के साथ स्टार्ट होता है, CDM, और ये ख़त्म हो जाता है गांधी इरविन पैक्ट के साथ। गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में, ठीक है, मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। और इस समझौते में होता क्या है, इस समझौते में गांधी जी कुछ इरविन की डिमांड्स मानते हैं और इरविन गांधी जी की डिमांड्स मानता है। जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी बोलते हैं कि इसको जितने भी प्रिजनर्स हैं जिनको वायलेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुए उनको तुरंत रिलीज़ किया जाए, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने के राइट्स दिए जाएँ, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए, वो इरविन में मान लिया। लेकिन इरविन ने जो बात नहीं मानी, दैट वाज कि गांधी जी ने जो फांसी टालने की बात कही थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की, दैट वाजंट एक्सेप्टेड बाय द इरविन। वहीं गांधी जी ने क्या इरविन की डिमांड्स एक्सेप्ट करी कि हम CDM को अभी टेम्परली सस्पेंड करेंगे, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, दूसरी गोलमेज सम्मेलन है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसको अप्रूव या एंडोर्स किया गया था किस पर्टिकुलर कांग्रेस के सेशन में, तो ये हुआ था आपका जो कराची का सेशन हुआ था कराची 1931 में, जिसको कि प्रिसाइड किया था सरदार पटेल जी ने। ये किस लिए भी इंपॉर्टेंट था कराची का सेशन, एक तो गांधी इरविन पैक्ट को तो एंडोर्स किया ही गया था कि हम CDM सस्पेंड करेंगे, और जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन होने वाली उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, 3 हुई थी, 1930, 1931, 1932। कांग्रेस ने सिर्फ दूसरी वाली में पार्टिसिपेट किया था जो 1931 में हुई थी, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। ये वाली इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कराची का सेशन, बिकॉज यहाँ पर सबसे पहली बार पूर्ण स्वराज का मतलब बताया गया था। पूर्ण स्वराज गोल सबसे पहली बार डिक्लेयर किया गया था लाहौर 1929 के सेशन में, लेकिन मतलब पहले बताया गया था सबसे पहले कराची के सेशन में जो 1931 में हुआ था, सरदार पटेल ने प्रिसाइड किया था। साथ ही साथ यहाँ पर 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे, फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ओके। और ये भी पता होना चाहिए कि देखो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, ऑब्वियस बात उस समय वॉइसरॉय इरविन ही रहा होगा, उसके तुरंत बाद जो है विलिंगडन आ गया था, ध्यान रखना। तो जो भी इसके बाद वाली चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारे विलिंगडन के कार्यकाल में हुई थी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। Foreign cloth and liquor shops were primary targets during the protest. The movement was launched after the failure of Simon Commission report. तो साइमन कमीशन 1927 में बना था, 7 सदस्य थे इसमें, 7 अंग्रेज थे, दैट इज इट वाज ऑल वाइट कमीशन। और वो आया कब था, वो 1928 में इंडिया आया था। देन साइमन गो बैक के नारे लगे थे, आपको पता होना चाहिए, जो यूसुफ मेहरली ने इस टर्म को कॉइन किया था, इस टर्म को दिया था साइमन गो बैक को। और उसी प्रोटेस्ट के दौरान ही लाला लाजपत राय जी को लाठी चार्ज कर दिया था जेम्स स्कॉट ने, जिसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने गलती से स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को मार दिया, जिसकी वजह से उनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनको ट्रायल उनका चला और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई, जिस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। प्लस ये भी ध्यान रखना है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था टू मेक दी डेफ हेयर, ओके। तो यहाँ पे पहला वाला बिल्कुल सही है, बट रिपोर्ट जो है वो बाद में आई थी, उससे पहले ही CDM लॉन्च हो चुका था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो तीसरा वाला गलत हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर A, 1 and 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। सर बेसिकली करंट अफेयर कौन से करें, करंट अफेयर्स भी डाला कीजिए क्विज में, एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा हो गया सर, एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। चलो, evaporation causes cooling because particles absorb latent heat. Latent heat of vaporization for water is higher than that of alcohol. Boiling occurs through the bulk while evaporation is a surface phenomena. तो causes cooling because particle absorb latent heat. Yes, latent heat क्या होती है, छुपी हुई गुप्त ऊष्मा जिसको बोलते हैं, that causes the phase change, ठीक है, फेज में चेंज करता है ये। और बॉइलिंग बल्क जो है बॉइलिंग फिनोमेना है, बिकॉज फेज चेंज जो होता है बॉइलिंग के केस में वो पूरी लेयर, मतलब ऐसा लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय नहीं होता, सरफेस नहीं होता है, वो पूरा जो वॉल्यूम होता है उसका एक साथ फेस चेंज होता है, इसलिए बल्क फिनोमेना है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना, ध्यान रखना, ये सही है आपका। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर, ये भी सही है कि वो हाई होता है अल्कोहल से। इसका मतलब क्या होता है, वो हीट जिसको दे के वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज वाटर, दैट इज लिक्विड, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
तो वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है, मतलब कि अल्कोहल को कम हीट देने में ही वो वेपराइज में कन्वर्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। एंड इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज पार्टिकल अब्जॉर्ब लेटेंट हीट, ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, इवापोरेशन के लिए हमें क्या फेवरेबल कंडीशन चाहिए? तो फेवरेबल कंडीशन मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, विंड का स्पीड ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी दैट इज आर्द्रता ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए वी यूज़ हाइग्रोमीटर, नॉट हाइड्रो, ठीक है, हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। दो तरह की मेनली हम पढ़ते हैं, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि उसमें कितनी कैपेसिटी है और उसने कितना होल्ड कर रखा है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, अगला है एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम बिकम्स इनएफिशिएंट एट हाई ट्रॉफिक लेवल्स, ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी इज पास फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो किस एनर्जी ट्रांसफर की बात हो रही है, तो ये जो हम पढ़ते हैं पूरे जो हमारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल यहाँ पर चलो यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। तो वी ऑल नो कि ये ट्रॉफिक लेवल कुछ इस तरह से होते हैं कि ये हमारा होता है यहाँ पर ऑटोट्रॉफ होता है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, जहाँ पर ऑटोट्रॉफ यानी कि जो हमारे प्लांट्स वगैरह है। जैसे अब जो ट्रॉफिक लेवल है वो हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफी, ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, क्लियर। देन यहाँ पर आपका सेकेंडरी, इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो इनको कंज्यूम करते हैं। इसमें आ जाएंगे आपके हर्बीवोर्स, ठीक है, इनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। ये सब एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट है। और यहाँ पर जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो मैक्सिमम 10% का होता है, यानी इससे ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। और ये जो पूरा पिरामिड है, ये पिरामिड किसका है, एनर्जी का। और आज ही जो बैच वाले स्टूडेंट है 3.0 वाले, उन्हें पता है कि उनको जो आज टेस्ट मिला था उसमें एक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि जो एनर्जी का पिरामिड है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। ये जो आप पिरामिड देख रहे हो ये है अपराइट, इन्वर्टेड होता है, ये इन्वर्टेड जो होता है एनर्जी का कभी नहीं हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रहेगी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन TCS भी पूछ चुका है पहले, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये है हमारा क्या, पूरा ट्रॉफिक लेवल। तो एनर्जी की ट्रांसफ़र 10% से ज़्यादा नहीं होगा। ये जो एनर्जी का पिरामिड ये किसने दिया था, कार्ल लिंडमैन ने दिया था, कार्ल लिंडमैन ने एनर्जी का पिरामिड दिया था, ध्यान रखना है, ओके। एंड लेकिन अगर सबसे पहले पिरामिड की बात किसने करी थी, तो इट वॉज चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड ऑफ नंबर दिया था सबसे पहले। और ध्यान रखना इसी तरह पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ नंबर हो चाहे पिरामिड ऑफ बायोमास हो, ये इन्वर्टेड हो सकते हैं। इन्वर्टेड से मेरा मतलब है कि ये कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। कब होते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो होता है, जो पानी वाला होता है। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में किस तरह से फूड चेन चलती है, तो जैसे अभी मैंने बताया कि प्रोड्यूसर होगा सबसे पहले जो खाना बनाएगा, उस पर जो डिपेंड करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, उस पर जो डिपेंड करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, उस पर जो डिपेंड करेंगे टर्शियरी कंज्यूमर। अब होता यह है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में भाई टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन में तो पौधे होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर में जैसे फॉर एग्जांपल पौधों को खा रहा है ग्रास हॉपर पे डिपेंडेंट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रॉग पे डिपेंडेंट है स्नेक पे डिपेंडेंट है ईगल, ठीक है। तो इस तरह से पूरा वो फूड चेन चलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो ग्रास हॉपर है उसको सिर्फ फ्रॉग ही खाएगा, ये फ्रॉग को सिर्फ स्नेक ही खाएगा, तो बहुत लोग खा सकते हैं। तो वहाँ से फूड वेब बन जाता है। क्या बन जाता है, फूड वेब बन जाता है। फूड वेब कैसे बनता है समझ में आया ना, कि जैसे घास है तो घास को ग्रास हॉपर तो नहीं खाएगा, ग्रास हॉपर भी खाएगा, हिरन भी खाएगा, गाय भी खाएगी, सब कोई खाएगा, ठीक है। अब मान लो कि ग्रास हॉपर ने खाया, अब उसको फ्रॉग भी खा सकता है, डायरेक्ट हो सकता है स्नेक भी खा ले, तो मतलब ये पूरा फूड वेब कहलाता है, ठीक है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एक्वाटिक में प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन होते हैं आपके जो समुद्र के जीव जंतु, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है। इनको खाते हैं ज़ूप्लैंक्टन, ठीक है। इन पे रिसाइड करती हैं छोटी मछलियाँ और इन पे रिसाइड करती हैं बिग फिशेस, यानी बड़ी मछलियाँ इनको खाती हैं। तो ये जो होता है पिरामिड ऑफ जो बायोमास क्या होता है सर, बायोमास कैसे मतलब समझ लो, पूरा फाइटोप्लैंक्टन का मास ले लो, ज़ूप्लैंक्टन का मास ले लो, स्मॉल फिशेस का मास ले लो, इनका मास ले लो, तो फाइटोप्लैंक्टन का उतना नहीं निकल जाएगा जितना कि ज़ूप्लैंक्टन का निकल के आएगा। ज़ूप्लैंक्टन से ज़्यादा स्मॉल फिशेस का और उससे ज़्यादा बिग फिशेस का। लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ जो ग्रासेज होती हैं, घास का वेट सबसे ज़्यादा होता है, देन ऊपर वालों का कम, देन उससे कम, देन उससे कम, देन इससे कम, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर तो अपराइट बनता है, लेकिन पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ नंबर दोनों एक्वाटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होगा, ये बस ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था,
टांसले ने दिया था इकोसिस्टम। इकोलॉजी किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था 1866 में। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं? रामदेव मिश्रा को बोलते हैं। याद रहेंगी इतनी चीज़ें? अभी के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। आपकी तरह मैं आयुष नहीं हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम बिकम्स इनएफिशिएंट एट हाई ट्रॉफिक लेवल्स। यस, बिकॉज ऊपर जाते 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 आप देखो 10%, फिर उसका 10%, फिर उसका 10%, तो कितना कम हो जाता होगा? ओनली 10%। बिल्कुल सही है, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। अब असर्शन रीजन में आज वही मैंने बात बताई भी थी बैच वाले स्टूडेंट्स को कि असर्शन रीजन में अब जब भी इस तरह से हो कि दोनों स्टेटमेंट सही है, जब दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं तो हमें ए और बी में ही डाउट होता है कि भाई क्या रीजन सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, दैट इज कि आप इसके बाद बिकॉज आप ऐड कर सकते हैं, सिंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल, जैसे एनर्जी ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम बिकम्स इनएफिशिएंट एट हायर ट्रॉफिक लेवल बिकॉज ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी, मतलब सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो बिकॉज आप जोड़ दोगे, सिंस जोड़ दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर दोनों में से एक गलत निकल आया फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो बहुत ही आसान है। और जब दोनों सही होते हैं तो हमें इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो बिकॉज और सिंस लगा के अगला वाला रीजन पढ़ोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर। देन संगम लिटरेचर प्रोवाइड्स अ सेक्युलर एंड डिटेल रिकॉर्ड ऑफ तमिल सोसाइटी। संगम लिटरेचर से हमें डिटेल रिकॉर्ड मिलता है तमिल सोसाइटी की। संगम लिटरेचर, 3 संगम हुए थे हमारे, हुए थे 3 संगम। हाँ, उसमें से जो दूसरा संगम हुआ था वो कहाँ हुआ था बताओ जल्दी से? उसमें कंपोज किया गया था तोलका पीएम। ये एक तमिल टेक्स्ट था, जहाँ ये एक तमिल लिटरेचर, जहाँ से हमें तमिल सोसाइटी के बारे में पता चलता है। ओके, तो पहला तो सही है। इट वॉज कंपोज अंडर द रॉयल पैटर्नेज ऑफ गुप्ता किंग। नो, ये पांड्या जो किंग थे उनके पैटर्नेज में इसको कंपोज किया गया था। तो आंसर होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। बहुत आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो ये गुप्ता किंग्स नहीं बल्कि पांड्यास के टाइम पे संगम हुए थे। मेनली मदुरई में हुए थे, ध्यान रखना। लेकिन दूसरा वाला कपाडपुरम में हुआ था। पहला तीसरा मदुरई, दूसरा कपाडपुरम में हुआ था। यहीं पर हमें और एक टेक्स्ट याद रखना है, दैट इज व्हाट? सीलापदिकरम। सीलापदिकरम, जिसमें कि हमें किसकी स्टोरी पता चलती है? कोवलन की, माधवी की और कन्नगी की। तो कोवलन कन्नगी हस्बैंड वाइफ थे, देन माधवी के साथ कोवलन चला गया, फिर उसके बाद वापस आता है वो कन्नगी के पास, ठीक है। तो सीलापदिकरम जो है किसने लिखी थी? इलांगो अडिगल ने। इलांगो अडिगल ने लिखी थी। और कोवलन और माधवी की बेटी हुई जिसका नाम हुआ मनी में कलई, ठीक है। तो इस पे भी बेस्ड एक किताब लिखी गई मनी में कलई, जिसको लिखा चतुरनार ने। सीलापतिकरम को किसने लिखा? इलांगो अडिगल ने, भूलना नहीं है इसको। देन मैच द फॉलोइंग घरानाज विद द प्रोमिनेंट फीचर्स। तो यहाँ पर घराना लिखे हुए हैं, उनके फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जयपुर, अतरौली, कैराना, ग्वालियर और आगरा। अब ये जब भी इस तरह का मैचिंग वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि 1-2 तो क्वेश्चन आएंगे। अगर ग्रेजुएट लेवल का हम पकड़ के चलें जिस हिसाब से आ रहा है अभी, तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के। इनको किस तरह से सॉल्व करना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये मैंने जब नेटो में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी टेक्निक बताता हूँ। इट इज़ कम्प्लीटली गेस वर्क। अगर आपको आता है तो फिर तो ठीक है, नॉलेज बेस्ड अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी है पहले वो आपको करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं हमें अटेम्प्ट करना ही करना है, हमें कुछ नहीं आता है फिर भी अटेम्प्ट करना है, तो ये जो ट्रिक है ये 90% केसेस में फिट बैठती है, 10% में नहीं बैठती है। आप इसको SSC नहीं कहीं पर भी किसी भी एग्जाम के उसमें लगा के देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता होगी गुरु जी आपकी इंग्लिश अच्छी है, हमें पता है, ये थोड़ा साइंस के क्वेश्चन में हिंदी यूज़ कर लें। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमें यहाँ पर एलिमिनेशन खेलना है, एंड दैट इज A1, A2, A3, A1 सिमिलर को ढूंढना है एंड ऑड वन को आउट करते जाना है। काफ़ी लोगों को पता होगा, ये मैंने बताया था पहले, मतलब अगर नेटो देखा होगा। ऑड वन को सिमिलर क्या है? 1, 1, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद हमें सिमिलर मिल पा नहीं रहा है, लेकिन जनरली आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हो सकता है कि कुछ और हमें सिमिलैरिटी मिल जाती है, अभी तो नहीं मिल रही, लेकिन जैसे मैंने बताया जनरली मिल जाती है। तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर पाए, और आंसर आपका यहाँ पर एक सेकंड, जयपुर अतरौली कॉम्प्लेक्स मेलोडिक सही होगा। कैराना एम्फेसिस सौरभ बिल्कुल सही है। अच्छा, कैराना किस स्टेट में पड़ता है? ग्वालियर ओल्डेस्ट ख्याल कराना, और आगरा नोन फॉर, ये भी सही है आपका। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। जयपुर अतरौली कॉम्प्लेक्स मेलोडिक स्ट्रक्चर, कैराना एम्फेसिस ऑन स्वर प्योरिटी, ग्वालियर ओल्डेस्ट ख्याल कराना, और आगरा नोन फॉर बोल बांट एंड लयकारी, ठीक है। याद रहेगा इतनी चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो आपको सिमिलर मिल गया पहला वाला, ठीक है। जनरली आगे भी मिल जाता है, कई बार तो हमारे 3 ऑप्शन तक एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ें। तो कैराना आपका यूपी से बिलोंग करता है, और ये इसी घराने से, आपके कैराना घराने से कौन
गंगूबाई हंगल बिलोंग करती हैं। इसी से पंडित भीमसेन जोशी बिलोंग करते हैं, नाम लिखिएगा, पंडित भीमसेन जोशी हो गई, गंगूबाई हंगल हो गई, ठीक है, ये सब किराना घराना से बिलोंग करती हैं। देन आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज असर्शन रीजन का, द डेक्कन प्लेटिव हैज़ अ जेंटल स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट, मेजर रिवर्स ऑफ द प्लेटिव फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। बताइए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कैच है जो आई थिंक आप में से काफ़ी कम ही लोग पकड़ पाए होंगे। मुझे एक दो लोगों ने भेजा था व्हाट्सएप पे, तो बताओ, पूछा था, तो जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डेक्कन प्लेटिव हैज़ अ जेंटल स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट, डेक्कन प्लेटिव का स्लोप ईस्ट की तरफ है। मेजर रिवर्स ऑफ द प्लेटिव फ्लो ईस्टवर्ड, पहले हमें ये नहीं चेक करना कि सही एक्सप्लेनेशन ना, पहला हमारा स्टेप है कि हमें ये चेक करना है दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि नहीं, याद रहेगा, पहला हमें ये चेक करना है। तो मेजर रिवर्स ऑफ द प्लेटिव फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ज़्यादातर नदियाँ जो हैं प्लेटिव की वो ईस्टवर्ड फ्लो होती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। बात तो सही है सर, कल ही हम लोगों ने देखा था ज़्यादातर नदियाँ गिरती, क्यों गिरती हैं? क्योंकि डेक्कन प्लेटिव जो है ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। अच्छा, डेक्कन प्लेटिव क्या है? तो पेनिनसुलर प्लेटिव जो है पूरा प्रायद्वीपीय पठार, उसका चलो मैं यहीं पे बता ही देता हूँ, आपसे क्या ही छिपाना, आप नहीं लोग हो आप तो, है ना। चलो, तो ये रहा, दिस इज़ योर नर्मदा रिवर, नर्मदा किसके बीच में फ्लो होती है? दिस इज़ योर विंध्या, दिस इज़ योर सतपुरा, और नीचे बहती है ताप्ती, ठीक है। तो मतलब इतना भी टेढ़ी नहीं है, सीधी बहती है वो। तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, और इसके जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। दैट मीन कि ये जो नर्मदा रिवर है ये पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू के प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में डिवाइड करती है। ये सेंट्रल हाईलैंड है और ये डेक्कन प्लेट्यू है। क्लियर? डेक्कन प्लेट्यू है। अब एक ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, काफ़ी लोग को डाउट आता है, ठीक है। हिमांशु राजपूत क्या हुआ भाई, पैसे वैसा क्यों भेज रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये कौन सा प्लेट्यू है? मेवाड़ या मारवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, थोड़ा सा लेफ्ट में और कर देना, और यहीं पर पड़ती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ, जो पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू का यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। इसके बाद यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है जिसको मालदा गैप या मालदा फॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ आ जाती हैं, जिनको कि हम कलेक्टिवली करबी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। करबी अंगलोंग प्लेट्यू यहाँ पर पड़ती हैं नॉर्थ कचार हिल्स, ठीक है, यहाँ पर पड़ती हैं नॉर्थ कचार हिल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपकी नॉर्थ कचार हिल्स में आपकी मिकिर और रेगमा आएंगी जो कि असम में पड़ती हैं। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन है। मालदा गैप इनको सेपरेट करता है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखना है। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये राजमहल के हिल्स हैं। क्लियर? अब ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू इधर की ओर टिल्टेड है, तो इस वजह से ज़्यादातर नदियाँ यहाँ बहती हैं और क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। कुछ नदियाँ जैसे नर्मदा ताप्ती यहाँ क्यों फ्लो होती हैं? बिकॉज ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है, जिसको हम डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, जहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है, वो नर्मदा वो इधर की ओर टिल्टेड है। और यहाँ रिफ्ट वैली भी है जिसकी वजह से यहाँ फ्लो होती हैं, और जो भी रिवर्स वेस्ट में फ्लो होती हैं वो ईस्टवरी बनाती हैं, दैट इज़ ज्वारबद्ध उन्मुख बनाती हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो डेक्कन प्लेट्यू हैज़ अ जेंटलर स्लोप। तो अब हाँ, अब ये पहला वाला क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप में से काफ़ी लोग हाँ ये सही एक्सप्लेन कर रहा नहीं कर रहा है। डेक्कन प्लेट्यू हैज़ अ जेंटल स्लोप टुवर्ड्स द ईस्ट बिकॉज, क्योंकि मेजर रिवर्स ऑफ द प्लेट्यू फ्लो ईस्टवर्ड एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। आप खुद सोचो, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बिकॉज लगा लिया करो। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो तो हमें ए और बी में चेक करना है कि सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बिकॉज या सिंस लगा लिया। तो डेक्कन प्लेट्यू हैज़ अ जेंटल स्लोप टुवर्ड ईस्ट, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू ईस्ट की तरफ टिल्टेड है क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ वहाँ बह रही हैं। मतलब डेक्कन प्लेट्यू इसलिए वहाँ टिल्टेड है क्योंकि नदियाँ वहाँ बह रही हैं। ये गलत है, ज़्यादातर नदियाँ उधर बह रही हैं क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू उधर की ओर टिल्टेड है। समझ में आया आपको? यानी कि अगर रीज़न इधर लिखा होता, असर्शन इधर लिखा होता तो ऑप्शन नंबर ए होता, लेकिन क्योंकि ये वैसा नहीं लिखा है तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे। और वहाँ पर भी जो क्विज आपने अटेम्प्ट किया होगा वहाँ पर भी आंसर ए ही मिला होगा, जो कि गलत है, करेक्ट कर लीजिएगा उसको, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर उल्टा है। यस यस, अब पकड़ में आया आपको? उल्टा है। चलो, तो बाकी आप लोग अब मतलब दैट इज़ गुड थिंग कि आप लोग उस चीज़ को नोटिस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर पेयर्स हैं एंड यू हैव टू मैच विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड।
द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। अच्छा, मैंने कल को एक पीडीएफ शेयर करने बोला था ना, मैंने शेयर किया नहीं। कौन सा पीडीएफ शेयर करने बोला था मैंने फैटमैन्स का? प्रेजेंट डायरी, जयप्रकाश नारायण, आई के गुजराल। तो आंसर होगा यहाँ पर तीनों ही मैच हैं। अच्छा, जयप्रकाश नारायण की अगर बात करेंगे तो सर्वोदय जो प्लान आया था ना, सर्वोदय प्लान याद है आपको? जब 5 ईयर प्लान पढ़ते थे मैंने आपको पढ़ाया होगा, कल ही बताया था आई थिंक, सर्वोदय प्लान। तो सर्वोदय प्लान इन्होंने दिया था। जयप्रकाश नारायण की अगर बात करेंगे तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसके फाउंडर हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? तो 1934 में बनी थी। इसमें आचार्य नारायण देव भी थे, मीनू मसानी थे। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, ठीक है, 1934 में। 1936 में कौन सी पार्टी बनी थी? 1936 में ये बनी थी, एक सेकेंड, ठीक है, ये बनी थी आपकी ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। देन सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1920 में। कहाँ बनी थी? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में बनी थी। देन इसके बाद 1925 में फॉर्मलाइज हुई थी। कहाँ पर? कानपुर में। और कानपुर से याद आना चाहिए, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें कि सीपीआई के लोग इन्वॉल्व थे। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस 1924 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज्ड, और यहीं पर रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, है ना, याद है? कल हम लोगों ने पढ़ा था फॉरवर्ड ब्लॉक वाली। चलो, एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर, हाँ ओके ठीक है, मिल जाएंगे। ऑल इंडिया किसान सभा, सर स्टेनो वाले, हाँ रिवीजन के पर्पज से बिल्कुल। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 12th में भी आ रहे हैं, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट के टाइम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर आप लास्ट में अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एज ही मिल जाएगी वहाँ से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोअन्स, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ की वजह से होता है? स्लीपिंग सिकनेस, अमीबासिस या फाइलारिसिस। तो स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? यहाँ पर आपको बताना है, प्रोटोजोआ भी बताना है और कैरियर भी बताना है, अमीबासिस भी बताना है आपको, और फाइलारिसिस। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो फाइलेरिया होता है, जिसमें कि जिसको हम हाथी पाँव वो भी डिजीज़ भी बोलते हैं, वो एक्चुअल में, ठीक है, वो एक्चुअल में होती है किसकी वजह से? वुशेरिया की वजह से। वुशेरिया क्या होता है? वुशेरिया एक निमैटोडा जो फाइलम होता है उससे बिलोंग करता है। और निमैटोडा किसका फाइलम है? एनिमल किंगडम का फाइलम है। तो प्रोटोजोआ तो हुआ ही नहीं ना। याद करो 1969 में, 1969 में रॉबर्ट या फिर RH विटेकर ने क्या किया था? विटेकर साहब ने, एक सेकंड रुको, बहुत हिल रहा है। RH विटेकर ने क्या किया था? पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम से बांट दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। ओके, तो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं वो। अब ये तो हम वुचेरिया पढ़ते हैं कहाँ पर? ये तो हम एनिमेलिया में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ये एनिमेलिया में पढ़ते हैं। तो ये तो होगा ही नहीं, तो तीसरे को एलिमिनेट करना था अपने को। आंसर अपने कदमों में आ गया था, ऑप्शन नंबर ए खत्म। एमीबैसिस की अगर बात करेंगे तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और स्लीपिंग सिकनेस की बात करेंगे, ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग, सो जा, ट्रिपैनोसोमा। कैरियर कौन होता है? सो जा, से फ्लाइज। इसी तरह से एक और पढ़ते हैं, याद है? कालाजार। कालाजार किसकी वजह से होता है? लेशमैनिया। और कैरियर कौन होता है? सैंडफ्लाई। ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस, अमीबैसिस, कालाजार, ध्यान रहेगा। फाइलेरिसिस जो होता है वुशेरिया, निमाटोडा यू शुड रिकॉल कि इसको हम क्या बोलते हैं? इनको सीडोसिलोमेट बोलते हैं, फॉल सिलोम होता है। इनको हम राउंडवर्म के नाम से जानते हैं। हाथों में बैठे रहते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर क्या करते हैं? बीमारियां कॉज करते हैं। क्लियर? देन आते हैं असर्शन रीजन का सवाल है। DPSP आर नॉन जस्टिसेबल, दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड प्रमोट वेलफेयर। बताओ तो क्या इसका आंसर होगा? अब DPSP जो है क्या नॉन जस्टिसेबल होते हैं? येस, DPSP इफ़ यू जल्दी से रिकॉल करते हैं हम तो पार्ट नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इनको बोरो किया है। दे सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। दे सीक टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ओके, and also they seek to establish social and economic democracy. Fundamental rights seek to establish or seek to give us political democracy, but DPSP social and economic democracy. इनको अंबेडकर जी ने बोला था, they resemble the instrument of instructions as contained in the Government of India Act 1935. भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसको आप रिकॉल करें तो वहाँ पर ये पाएंगे कि हमने क्या मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसी से बोरो किया है। वहीं से हमने ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लेके आए थे, वहीं से हमने प्रोविंसेस से डायरेक्टरी ख़त्म किया था, वहीं से प्रोविंसेस को हमने बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया था और डायरेक्टरी दिया था सेंटर को।
तो वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वॉइसरॉय को कि आपको ये सारी चीज़ें करनी, तो उसी तरह से यहाँ पर स्टेट को डायरेक्शन दिए गए हैं। स्टेट आपको पता है आर्टिकल नंबर 12 में जो हमने फंडामेंटल राइट में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था आ जाएगा तो ऑल ऑफ दी अबव मार्क करना है। उसी तरह से आर्टिकल नंबर 36 में यहाँ पर स्टेट को डिफाइन किया गया है और वहाँ पर डेफिनेशन ये लिखी है कि सेम आर्टिकल नंबर 12 वाली डेफिनेशन यहाँ पे भी है। आर्टिकल नंबर 37 में भी कोई डीपीएसपी नहीं है, वहाँ पे यही लिखा है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, तो इसलिए इनको नॉन जस्टिसेबल राइट्स बोलते हैं। दैट मीन्स कि आप कोर्ट जाके इनको क्लेम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 41 हमें राइट टू वर्क देता है, बट यू कैन नॉट क्लेम इट कि आप कोर्ट में जाके कि भाई हमें काम नहीं दे रहे हैं, है ना। दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द, बिल्कुल नॉन जस्टिसेबल है। अभी हमने देखा आर्टिकल नंबर 37, ठीक है, आर्टिकल नंबर 37 और सीक टू दे आर दी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री प्रमोट वेलफेयर, बिल्कुल सही है। इस तरह के स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, ठीक है। ये बात भी मैंने आज 3.0 में बैच में बताई थी कि भाई जहाँ भी फैक्ट आए, जहाँ भी डेटा हो, फैक्ट एंड डेटा, बी कॉशियस, गलत होने के चांसेस, मतलब उसको ट्वीक करने के चांसेस बहुत होते हैं। बिकॉज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर होता है DPSP आर गिवन इन दी पार्ट 3, ठीक है, तो मैंने क्या किया 4 का 3 कर दिया। लेकिन इसमें इस तरह के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं या फिर कोई डेफिनेशन होती है उसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं जनरली गलत नहीं होते हैं, सही होते हैं। लेकिन डेटा कंटेनिंग स्टेटमेंट, एक्सट्रीम कीवर्ड कंटेनिंग स्टेटमेंट जनरली गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। दोनों ही सही अपने लेवल पे, लेकिन क्या सही एक्सप्लेन कर रहा है तो नहीं। DPSP आर नॉन जस्टिसेबल, क्यों DPSP नॉन जस्टिसेबल है? क्योंकि ये फंडामेंटल है गवर्नेंस, नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता था कि हमारी कंट्री के पास रिसोर्सेज की कमी है, तो वो सारे राइट्स नहीं दे सकता है, क्योंकि एक तरह के राइट्स ही तो हैं DPSP, पॉजिटिव राइट्स। ये एक तरह के पॉजिटिव राइट्स हैं कि स्टेट को ये करना है, स्टेट को ये देना है, स्टेट को वो देना है, तो ये पॉजिटिव राइट्स हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कर थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूँ कि आप थोड़ा पुश करो और रैंडम मैं आपसे पूछता हूँ। आर्टिकल 50 रैंडम याद करो, 50 में क्या है, 44 में क्या है, 39A में क्या है, देन 43A में क्या है, देन 43B में क्या है, देन 48 में क्या है, देन 42 में क्या है, बताओ जल्दी से। तो रैंडम बताओ। 50 में सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यही है। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। 39A में फ्री लीगल एड टू पुअर। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था, फ्री लीगल एड टू पुअर? पूरी स्टोरी से मैंने आपको याद करवाया था, जो अब मैं यहाँ पे स्टोरी से नहीं याद करवाने वाला हूँ, ठीक है। 43A, हम जब बम शॉट वगैरह होगा तभी अब स्टोरी होगी, अभी रैंडम रिवीजन हम लोगों का हो रहा है, ठीक है। दिस इज एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दोनों को ही 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ओके। 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। देन 48 में क्या है, 48 में आपका एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है। 42 में क्या है, तो 40 में पंचायत है, ठीक है, 40 नहीं लिखा था ना, 40 में पंचायत है। 41 में हमने देखा था पंचायत का गठन किया, राइट टू वर्क दिया। देन 42 में क्या दिया, 42 में क्या दिया, हाँ, तो 42 में दिया कि भाई डिसेंट जो है स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब जो डिसेंट वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। देन 43 में क्या दिया, यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में मैटरनिटी लीव की तो बात कर दी, लेकिन 43 में अगर बात करेंगे तो उसमें अब हमने बात करी कि भाई उसमें लिविंग वेज होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इतना भत्ता मिलना चाहिए कि गुजर बसर हो सके, इतना कम नहीं मिलना चाहिए कि भाई उसमें कुछ ना हो सके। 42 में क्या दिया हुआ है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए काम के लिए, और मैटरनिटी लीव की बात हुई है। कुछ भी आप ऐसे रैंडम सोचो, रैंडम रिकॉल करो, फिर आप रिकॉल कर लो कि अमेंडमेंट्स हमने कौन कौन से DPSP को ऐड किया था। तो अमेंडमेंट्स हमने सर कितने किए थे, 4, 42nd, 97th, 86th और कौन किया था, 38th अमेंडमेंट ना, 44th अमेंडमेंट, ठीक है, 42nd से 4 DPSP ऐड करी थी, जिसको याद करते हैं, गरीब मजदूरों के बच्चों से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करवाओ। गरीब मतलब फ्री लीगल एड टू पुअर, 39A। एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43A। चिल्ड्रन की वो ठीक करनी जो कंडीशन है, तो इफ़ यू कैन रिकॉल 39 क्लॉज 1 का सब क्लॉज कौन सा, LDC गोज टू PHC, तो जो हमारा ABCDEF, ठीक है। और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है 48A। इसमें दिया हुआ है 48 में स्टेट को डायरेक्शन कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। 97 से तो 43 भी अभी बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया है। 97th में आप ध्यान रखना, ठीक है, 97th में ध्यान रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिगार्डिंग ही है। हमने पार्ट नंबर 9B ऐड किया, आर्टिकल 43B ऐड किया, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में
कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया। 86 थे आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया, जिसमें कि हमने ऐड किया अर्ली चाइल्डहुड केयर, बच्चों की केयर करनी है 0 से 6 साल तक के बच्चे उनकी। 44 से हमने आर्टिकल नंबर 38 में एक क्लॉज 2 इंसर्ट किया विच टॉक्ड अबाउट to reduce inequalities in income, status, facility and opportunity. To reduce inequality in income, status, facility and opportunity. Clause 1 में क्या लिखा हुआ है? To promote welfare state. खत्म। Consider the following regarding the अकबर का जो नया रिलीजन था, that is दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। ऑप्शंस पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए जिन लोगों ने अभी अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो इट वाज अडॉप्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ मुगल। नहीं, अगर आपको पता हो तो भाई हमने देखा था कि बीरबल वाज द ओनली हिंदू जिसने एक्सेप्ट किया था, तो उतना ज़्यादा ये चल पाया नहीं था। तो एक को हटाओगे तो 2 और 3 अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, और ये कब लाया था? 1582 में लाया गया था इसको। इट रिजेक्टेड सेक्टेरियनिज्म एंड प्रमोटेड एथिकल कंडक्ट। द रिलीजन वॉज बेस्ड ऑन सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस, यानी सब में सुलह होनी चाहिए। अब अगर आपने फर्स्ट को एलिमिनेट कर ही दिया है तो फिर कुछ बचता है नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मनसबदारी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, अकबर की बायोग्राफी का नाम क्या है, तो अकबर की बायोग्राफी का नाम क्या है? अकबरनामा। ये अकबर की बायोग्राफी का नाम है और इसमें हमें पता होना चाहिए कि 3 वॉल्यूम थे। पहले वॉल्यूम में अकबर ने अपने एंसेस्टर्स, मतलब अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में किसने लिखा था इसको? अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में। दूसरे में अकबर के जो रेन है उसके बारे में, और तीसरे में अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो हमें पता चलता है ऐन अकबरी। तो ऐन अकबरी जो है तीसरा वॉल्यूम है अकबरनामा का, जो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अकबर की बात करेंगे तो इसने मनसबदारी सिस्टम भी लेके आया था। इसने मनसबदारी सिस्टम 1571 में लेके आया था। मनसब का मतलब होता है रैंक, जहाँ पर आर्मी जो मिलिट्री पर्सनल्स होते थे उनको क्या किया जाता था, उनको मतलब एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, या जहाँ पर मनसब यानी रैंक अलॉट की जाएगी और आपकी रैंक जो है वो डिसाइड होगी जट के बेसिस पे। आपने कितने सैनिक रख रखे हैं, और सवार का मतलब है घुड़सवार। तो जट के बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होगी कि आपकी कितनी रैंक है, आपका पर्सनल स्टेटस। ठीक है, ये जो रैंक है, जो मनसब है, वो 10 से लेके अकबर के टाइम पे 7000 तक थी। 7000 जैसे जो राजा मान सिंह वगैरह हैं उनकी हुआ करती थी, लेकिन 10,000 तक भी गई है औरंगजेब के टाइम तक। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, 10 से लेके 7000 अकबर के टाइम पे और 10,000 गई है औरंगजेब के टाइम तक। देन मनसबदारी हो गया 1571। यहाँ पर से आप रिकॉल कर सकते हैं उसको दास आला सिस्टम को, जो अकबर के टाइम पे ही आया था। अब जो दास आला सिस्टम है, इसको अकबर के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसको हम जानते हैं टोडरमल के नाम से, उसने लाया था। दास आला का मतलब होता है 10 साल। 10 साल के बेसिस पे आपका वो पूरा डेटा लेके लैंड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, 4 में से किसी एक में। फुलाज, ठीक है, चाचर, ठीक है, पुलाज, परौती, चाचर और बंजर। अगर बहुत है, सबसे अच्छी ज़मीन है, आप इसको बोला जाएगा पुलाज। परौती का मतलब है 1 से 2 साल फैलो यानी खाली छोड़ी जाती है। चाचर का मतलब है 3 से 4 साल खाली छोड़ी जाती है, और बंजर हमेशा ही खाली छोड़ी जाती है। ठीक है, टोडरमल लाया था इसको, 1580 में लाया था। इसी को ही हम जब्ती सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, दास आला या जब्ती सिस्टम बोलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और बाकी अकबर यू शुड नो कि फ़तेहपुर सीकरी जो सिटी है वो अकबर ने ही बनवाई थी। क्यों बनवाई थी? बिकॉज उसका बेटा नहीं हो रहा था, तो इसलिए जो फिर शेख जो चिश्ती हैं उनकी याद में बनवाया था, बिकॉज उन्होंने ब्लेस किया था अकबर को बेबी के साथ, और फिर जहांगीर हुआ था। कब बनवाया था? ये आपका 1570 में बनवाया था। और उसके बाद आपको पता है कि अकबर ने वहीं पर ही बुलंद दरवाज़ा का कंस्ट्रक्शन करवाया था आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर गुजरात में जब विक्ट्री हो गई थी तो उस पर विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए बुलंद दरवाज़ा को बनवाया गया था। ठीक है, क्लियर? और बुलंद दरवाज़ा बनाया कब गया था? 1576 में। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ रिलेट्स फोर्स विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चीज़ को पुश किया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल वॉल को, तो वॉल मुझे करेगी, तो एक्शन अगर मैं दे रहा हूँ तो रिएक्शन दूसरा ऑब्जेक्ट दे रहा है मुझे, तो सेम बॉडी पे नहीं लगता है। अगर मैं वॉल को पुश करूँ तो वॉल मुझे पुश करेगी, नॉट सेम बॉडी। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। इनर्शिया की अगर बात करें तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें पहला लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहलाता है, जो ये बोलता है कि कोई भी बॉडी अपने करंट स्टेट को रेजिस्ट करेगी
और रेजिस्ट करने की उतनी ही पावर होगी जितना उसका मास होगा, और मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया वही रेजिस्टेंस है जो ऑफर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक बुक को थोड़ा सा क्या करूँगा, पुश करूँगा, तो थोड़ा सा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे मान लो कि एक चेयर को पुश करना है भी, तो वो थोड़ा ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा, तो इनर्शिया ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर कर रही है। ओके, तो इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया एट मोशन। अगर मैं बैठा हुआ हूँ, एकदम से मोशन कर गया क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, तो इनर्शिया एट रेस्ट। अगर मैं चल रहा हूँ एकदम से रुक गया, तो दैट इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे जब कोई गाड़ी चल रही है, एकदम से ब्रेक लगा, आगे की तरफ लीन हो गए, ठीक है, एकदम से रुकी हुई है, इनर्शिया एट रेस्ट है, एकदम से चल दी, पीछे की ओर लीन हो गए, या कर्व हो रहा है, या फिर मैट है हमारे, उसमें डंडा मार रहे हैं तो जो डस्ट है वो गिर रही है, या फिर हमने जो पेड़ है उसको हिलाया तो उससे क्या हुआ कि जो फ्रूट्स हैं वो या फिर लीव्स हैं वो गिर गई। अगेन सब ये न्यूटन के पहले लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करते हैं, पे बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं ये, तो पहला सही है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल्स टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉर्मूला यहीं से आता है। एग्जांपल अगर इस, और ये जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे भी बेस्ड है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जो हम एक एग्जांपल कोट करते हैं इसका, जो इस पे बेस्ड है, दैट इज कि जब एक क्रिकेटर क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो मोमेंटम में चेंज ला रहा है बॉल की, तो वो उसका टाइम इंक्रीज कर रहा है। जिस टाइम में बॉल का मोमेंटम चेंज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन व्हाट, अपॉन इन हाउ मच टाइम, यही एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पर क्या है m, ठीक है। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, दैट इज mv, ठीक है। तो दिस इज योर अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो होगा चेंज इन मोमेंटम, p2 माइनस p1, p2 मतलब mv2 माइनस mv1 अपॉन कुछ नहीं, ये है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक सेकेंड mv2 माइनस v1, अगर यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, टाइम वाला फैक्टर ला दूँ, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो m इंटू ए क्या हो गया, फोर्स, ठीक है। तो यहीं से डेरिवेशन आता है। और थर्ड की अगर बात करें, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे रोइंग ऑफ बोट, यानी कि जो नाव चलाई जाती है, कोई स्विमिंग कर रहा है, या फिर जो हमारा रॉकेट जाता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो उसमें फ्यूल भरा होता है वो नीचे की ओर आता है, वो उसको पुश करता है ऊपर की ओर, वो भी इसी पे ही बेस्ड होता है, जो हमारा रॉकेट होता है इसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। और साथ ही साथ उसमें ये क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगता है उसमें। एंड जब हम कोई जैसे कि राइफल वगैरह शूट करते हैं तो वो राइफल पीछे की ओर आती है, अगेन न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बेसिक सा है ये, लेकिन क्वेश्चन इस पर भी बने अभी। देन ये मैच करना था विद टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो बताइए क्या इसका सही आंसर है। जैसे आज वाला निसार सैटेलाइट गया वो थर्ड लॉ, बिल्कुल यस, हाँ निसार लॉन्च किया। एंड पता है आपको काफ़ी भयंकर अर्थक्वेक आया आज, मतलब आज पता चली आपको न्यूज़, यही लगभग आई थिंक 3:30 बजे के टाइम की बात है। मतलब ये रशिया से स्टार्ट हुआ, देन अमेरिका एंड अभी जापान तक, मतलब बहुत भयंकर, सुनामी भी बहुत भयंकर आई। जो रशिया का जो कामचाटका प्लेट्यू है, कामचाटका प्लेट्यू, वो काफ़ी पूरा सबमर्ज्ड हो गया। खैर, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी विद एग्जांपल्स। तो परफेक्टली इलास्टिक इफ़ यू कैन रिकॉल, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अभी रिसेंट में ही हमने बम शॉट किया है। तो इलास्टिसिटी क्या होती है, जिसको हम ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन डिमांड, ठीक है, कि कितना चेंज इन डिमांड आ रहा है प्राइस के चेंज करने पे। तो अगर बहुत ही थोड़ा सा चेंज करने पे प्राइस, यहाँ पर हम प्राइस को रखते हैं, यहाँ पर डिमांड को रखते हैं, थोड़ा सा चेंज करने में एकदम से भाग जाए डिमांड ऊपर या नीचे, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, जो कि हॉरिजॉन्टल बनता है, यानी ए का तो 1 होगा, दैट मीन्स रिमूव दिस वन, दिस रिमूव दिस वन, ठीक है। एंड अगर बात करें यूनिट इलास्टिक, तो इट वुड डिनोट दी प्रोपोर्शनेट चेंज, दैट इज़ डी का तो 4 होगा, ठीक है, डी का 4 है भी। देन अगर परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कुछ इस तरह से बनता है कि आप चाहे जितना चेंज कर लो प्राइस में, लेकिन डिमांड वहीं की वहीं खड़ी रहती है, दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ई डी 0 है, यहाँ पर इन्फिनिटी है। रिलेटिव इलास्टिक होता है आपका
कि आपने थोड़ा प्राइस में चेंज किया और काफ़ी डिमांड में चेंज आ गया। दिस इज रिलेटिव इलास्टिक, दैट इज ईडी ग्रेटर दैन 1, एंड रिलेटिव इन इलास्टिक होता है ईडी लेस दैन 1, जहाँ पर आपने प्राइस में बहुत चेंज किया लेकिन डिमांड में बहुत कम चेंज आया। आप इकोनॉमिक्स वाला लेक्चर देख सकते हैं अगर डिटेल में आपको समझना है। तो यहाँ पर परफेक्टली इन इलास्टिक इंसुलिन फॉर डायबिटिक्स हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इंसुलिन फॉर डायबिटिक्स, यस, कि वो कोई चेंज नहीं देता है, ठीक है। देन सब्सटीट्यूटेबल गुड्स, अच्छा सब्सटीट्यूटेबल गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, या फिर सप्लीमेंट्री गुड्स। तो जैसे हमने पढ़ा था एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी का, टी एंड कॉफ़ी क्या है, ये आपके सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। तो एग्जांपल इसमें हमने शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ा था कि अगर हम टी का प्राइस बढ़ाएंगे तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। टी का प्राइस बढ़ाने पे कॉफ़ी की जो डिमांड बढ़ी, दैट इज़ शिफ्ट इन द डिमांड ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे टी एंड शुगर की, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि अगर टी का प्राइस कम होगा तो शुगर की डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग टी के साथ साथ शुगर को भी कंज्यूम करने लगेंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर ए 1 2 3 4। देन अगला है द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एस्थेनोस्फीयर लाइज बिलो द लिथोस्फीयर एंड अलाउज टेक्टोनिक मूवमेंट, द कोर इज responsible फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, द एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो आज ही भूकंप आया है और इससे अच्छा मौका क्या है कि आज ही हम इसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ें। वैसे तो नहीं होगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो इसमें बना के डाल दूंगा जहाँ पर आप डिटेल में इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मैं वहाँ पर तो शॉर्ट वीडियो एक बना के डालूंगा जहाँ पर आपको डिटेल से कि किस तरह से कहाँ कैसे भूकंप आता है। लेकिन अभी समझो, यहाँ पे ध्यान से पूरा समझना, ये पूरी हमारी क्या होती है, अर्थ है। ये अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, अर्थ में 3 लेयर्स होती हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इसमें, क्रस्ट, मैंटल, कोर। अब ये हमें पता होना चाहिए कि जो ये क्रस्ट होती है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट हैं वो, एक सेकंड रुकिएगा। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है। जो ओशनिक है ये डेंसर है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये लाइटर है, ठीक है, लाइटर है ये। एंड देन ये थिक होती है, मोटी होती है, एंड ये थिन होती है ओशनिक क्रस्ट की अगर बात करेंगे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। जनरली इसको हम बोल देते हैं कि सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है और सीमा की, लेकिन जनरली मतलब मैंटल को भी बोल देते हैं कि वो सीमा की बनी होती है। लेकिन अगर ओशनिक क्रस्ट का पूछे तो भी उसका आंसर सीमा ही आपको मार्क करना है। ये चीज़ आपको समझ गया, लाइट और डेंस और ये सब कौन कौन सी है, ठीक है। देन ये जो मैंटल है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट। एक तो अपर मैंटल और लोअर मैंटल। अपर जो मैंटल है इसके भी 2 पार्ट हैं। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, दिस पार्ट इज सॉलिड, ये बहुत सॉलिड होता है। तो हम पूरा क्रस्ट और ये अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल को ले लेते हैं, ये बन जाता है लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। एंड रिमेंबर दिस लाइन, क्या, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन लिथोस्फीयर। रिमेंबर दिस लाइन, रट लो इस लाइन को, एनसीईआरटी का सीधा लाइन है ये। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन लिथोस्फीयर। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक मैन मेड भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। जैसे कोयना डैम वगैरह जब बना था तब अर्थक्वेक आ गया था, है ना, महाराष्ट्र में कोयना डैम। तो जब ये डैम और रिजर्वायर वगैरह बनते, इसके नीचे आपको एक लेयर देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। यही मैग्मा है, यही लावा, यहीं से वोल्केनो निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है, एस्थेनोस्फीयर। बट एस्थेनोस्फीयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, दिस यू हैव टू रिमेंबर। लिथोस्फीयर कहाँ तक जाता है, ये 200 किलोमीटर तक जाता है। ये क्रस्ट कहाँ तक जाती है, क्रस्ट आपका 100 किलोमीटर तक जाती है। एस्थेनोस्फीयर कहाँ तक जाता है, एस्थेनोस का मतलब वीक होता है, तो ये वीक लेयर है बिकॉज ये सेमी मोल्टन है। सेमी मोल्टन का मतलब है पूरी सॉलिड नहीं है, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग 400 किलोमीटर तक जाता है। मैंटल 2900 किलोमीटर तक जाता है और कोर एकदम कहाँ तक जाएगा, एकदम रेडियस तक जाएगा, 6378 किलोमीटर, एकदम सेंटर तक जाएगा, ठीक है। कोर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट कौन से हैं, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। ये आपका लिक्विड होता है, इसी की वजह से अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। और ये सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि बहुत अंदर प्रेशर पे पड़ा होता है, इसलिए सॉलिड होता है, ठीक है। देन यहाँ पे डिस्कॉन्टिन्यूटी होती है। डिस्कॉन्टिन्यूटी को हम इस तरह से याद करते हैं, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ये इसको भी क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये कोई है, ये मुझे है, ये रेड है, ये गुलाब है, ये लादो है। तो कोनराड अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, मैंटल पूरे क्रस्ट को पूरे मैंटल से, रेपेट्टी अपर मैंटल लोअर मैंटल, ग्यूटेनबर्ग पूरे मैंटल को पूरे कोर, लेमैन आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है। यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, जब बम शॉट करेंगे तो वहाँ पे आराम से तसल्ली से, लेकिन अभी हमें फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है, ओके। तो एस्थेनोस्फीयर
लाइज बिलो द लिथोस्फीयर एंड अलाउज टेक्टोनिक मूवमेंट, बिल्कुल सही है। कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, आउटर कोर से ही अर्थ को उसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। एस वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब ऑल नेचुरल अर्थ को अकर इन लिथोस्फीयर, तो अर्थ को एक आता किस तरह से वो भी समझ लो। अर्थ को एक इस तरह से आता है, पहली बात तो जो प्लेट मूवमेंट होता है, जो प्लेट बाउंड्री होती है, प्लेट क्या होता है, ये जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर यही प्लेट होती है, इसी को भी बोलते हैं प्लेट। प्लेट जो होती हैं इनको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेजर और माइनर। ठीक है, कितनी मेजर प्लेट हैं, तो मेजर प्लेट किसके नाम पे हैं, कॉन्टिनेंट या ओशन के नाम पे हैं। जैसे अटलांटिक ओशन, जैसे कि क्या बोल रहा हूँ, अटलांटिक प्लेट, आर्कटिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरेशिया प्लेट, ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेंगी कितनी, 7 मेजर प्लेट है और बाकी माइनर है। माइनर में जुआन दे फूका, कोकोस, नाज़का, फिलिपीन, अरेबिया। ठीक है, ये सारी जो प्लेट हैं आपकी, ये कैसी हैं, आपकी माइनर प्लेट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि माइनर कौन सी और मेजर कौन सी है। क्लियर है, तो मेजर आपके किसी न किसी बड़े ओशन या आपके कॉन्टिनेंट के नाम पे है। अब प्लेट बाउंड्री जो है वो 3 तरह की होती है, थाला फॉर अ रीज़न। यस, प्लेट बाउंड्री 3 वो होती है, एक तो होती है कॉन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट और एक होती है ट्रांसफॉर्म। कॉन्वर्जेंट का मतलब है कि वो पास आ रही है, डाइवर्जेंट का मतलब है दूर जा रही है, ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि वो स्लाइड कर रही है ऐसे। तो मेनली जो होता है अर्थक्वेक वो कॉन्वर्जेंट में आता है आपका। और अर्थक्वेक किस तरह से आता है, तो अर्थक्वेक जहाँ पर आता है सबसे पहले वेव के फॉर्म में रिलीज़ होता है। जहाँ पर रिलीज़ होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर। ठीक है, ये चारों दिशाओं में दिन जाना स्टार्ट करता है। 2 तरह की वेव्स होती हैं, जब सबसे पहले जहाँ पर ये पॉइंट में मिलता है अर्थ सरफेस में, जहाँ पे सबसे पहले निकलता है अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे, उसको हाइपोसेंटर या फोकस बोला जाता है उस पॉइंट को। जहाँ सबसे पहले ऊपर, जो हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर पॉइंट है, सबसे पहले अर्थ सरफेस को टच करता है, उस पॉइंट को एपीसेंटर बोलते हैं भूकंप का, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जब ये वेव्स निकलती हैं तो वेव्स सबसे पहले फॉर्म लेती हैं बॉडी वेव का, बॉडी वेव होती हैं। जब ये मिलने लग जाती हैं सरफेस से, चट्टान से, रॉक से, तो वो सरफेस वेव बन जाती हैं। ठीक है, वो क्या बन जाती हैं, वो सरफेस वेव बन जाती हैं। अभी क्या है वो, अभी सिर्फ आपकी बॉडी वेव है। ठीक है, तो बॉडी वेव भी 2 तरह की होती हैं, पी वेव और एस वेव। पी वेव एंड एस वेव। प्राइमरी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ये तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं। दे रिजेंबल दी साउंड वेव, ये साउंड वेव को रिजेंबल करती हैं। दे आर फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ, क्योंकि ये सबसे जल्दी, सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती हैं, तो सबसे पहले सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती है। सीस्मोग्राफ क्या है, जो भूकंप की तरंगों को, अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करने का काम करता है। एंड सरफेस वेव्स जो होती हैं, इनको लव वेव्स या रैले वेव्स के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। दिस यू हैव टू रिमेंबर, सरफेस वेव्स आर दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। क्लियर है, और ये ध्यान रखना कि जो एस वेव का शैडो जोन होता है वो सबसे बड़ा होता है। एस वेव का शैडो जो जोन होता है, छाया क्षेत्र, वो कितना होता है, लगभग 40% होता है अर्थ सरफेस का। ठीक है, शैडो जोन। चलो असर्शन रीजन पे आते हैं। भारत रत्न इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल सर्विस इन आर्ट्स एंड लिटरेचर एंड इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो अगर हम बात करें, पहला वाला गलत होगा, बिकॉज कल ही हमने पढ़ा यार कि जो भारत रत्न होता है वो आर्ट्स, लिटरेचर के अलावा पब्लिक अफेयर्स, और ऊपर से यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली। ठीक है, सिर्फ आर्ट्स लिटरेचर मिलता है, यानी कि अगर एक और कोई सर यहाँ पर इंक्लूड होगा कैटेगरी, अपने आप ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अपने आप ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ यही हमें कैच पकड़ना था कि यहाँ पर एक्सट्रीम कीवर्ड दिया है। इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, येस इट इज़। तो ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, बहुत आसान हो गया हमारे लिए। और किन लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला है कल हम डिस्कस कर चुके हैं। हड़प्पन्स यूज्ड weights in binary and decimal systems. Seals often depicted script and animal motifs. No evidence of irrigation has been found in any हड़प्पन site. No evidence, कोनो एविडेंस नहीं मिला किसी भी हड़प्पन साइट में। है एक्सट्रीम, खत्म। क्यों? क्योंकि अगर आप कालीबंगान में देखोगे तो आपको प्लॉट फील्ड मिली है, जो राजस्थान में है, कालीबंगान। ठीक है, राखी गढ़ी में भी हमें एविडेंस मिले हैं, राखी गढ़ी में भी हमें एविडेंस मिले। कालीबंगान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमें प्लॉट फील्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि अगर प्लॉट फील्ड है तो इरिगेशन भी होता होगा। ठीक है, प्लस अगर आप देखो तो जाइंट वाटर रिजर्वायर कहाँ देखने को मिला है, जाइंट वाटर रिजर्वायर। तो वाटर रिजर्वायर हमें देखने को मिला है धौलावीरा में। और धौलावीरा और भी किस लिए फेमस है, धौलावीरा इसलिए भी फेमस है क्योंकि धौलावीरा जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ज़्यादातर जितनी भी हड़प्पन साइट हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक पार्ट है जो वेस्टर्न साइड में वो हाई है, उसको बोलते हैं सीटाडेल, या फिर एक्रोपोलिस भी बोलते हैं उसको, एक्रोपोलिस। बट जो ये है हायर टाउन एंड देयर इज़ अ लोअर टाउन।
ठीक है। धौलावीरा में क्या है, एक मिडिल टाउन भी है। हायर टाउन में जो अमीर लोग या फिर जो बड़े लोग हैं, ठीक है, वो लोग रहते थे, और जो जनता है वो लोअर टाउन में रहती थी। एंड मिडिल टाउन में रहते थे कौन, वो धौलावीरा में ही था, ठीक है। सिटी विदाउट सिटाडेल कौन थी, यानी एक ही सिटी थी जो 3 पार्ट में रहती थी, दैट वाज धौलावीरा, गुजरात में ही है। एंड सिटी विदाउट सिटाडेल, तो ये है चनहुदड़ो, कहाँ है ये, पाकिस्तान में, राइट। चलो अगला 16th, अ बिल पेंडिंग इन द स्टेट असेंबली लैप्सेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। जो बिल है जो कि पेंडिंग है स्टेट असेंबली में, वो लैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर हम हाउस को डिसॉल्व कर दें तो, ठीक है। मनी बिल कैन ओनली भी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। मनी बिल को गवर्नर की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया सकता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ पावर इक्वल टू द असेंबली इन पासिंग मनी बिल्स। अब देखो, गलत हुआ, ख़त्म हुआ, ऑप्शन एम मेरे, सिंपल। क्यों, क्योंकि पहली बात तो यार देखो, अब यहाँ पर तुम समझ ही लो, एक सेकेंड। व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, आर्टिकल नंबर 109 में इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है, 110 में इसका क्या लिखा हुआ है, 110 में इसका लिखा हुआ है डेफिनेशन, ठीक। ये मैं बात कर रहा हूँ मनी बिल इन पार्लियामेंट, केंद्र में। अगर तुम राज्य में जाओगे 89 ऐड कर दो, बात खत्म, 89 ऐड कर दो, बात खत्म। और हमें पता है आर्टिकल नंबर 112 के बाद से हमें 90 ऐड करना होता है स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल लेने के लिए। हाँ, मनी बिल की खासियत ये होती है कि इसको सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। ये सेंटर की बात कर रहे हैं, अभी स्टेट की भी बात करते हैं, ठीक है। लोकसभा में लाया जा सकता है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से ही लाया जा सकता है। इसमें कोई जॉइंट सेटिंग अलाउड ही नहीं होती है। और राज्यसभा के पास इसमें जो है इक्वल पावर नहीं होते हैं अगर एज़ कम्पेयर टू लोकसभा। राज्यसभा के पास सिर्फ इतना पावर है कि वो 14 दिन तक बस बिल को होल्ड करवा सकते हैं और कुछ नहीं। बिल को कौन सर्टिफाई करता है एज अ मनी बिल, हु सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल, बताओ जल्दी से कमेंट में, कौन सर्टिफाई करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। देन होता क्या है कि मनी बिल लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइम है कि आपको कुछ रिकमेंड करना, आप कर सकते हो, अमेंड नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हो। इट इज़ अप टू लोकसभा वो एक्सेप्ट करे ना करे। और अगर आपने 14 दिन में कुछ नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया। और जब प्रेसिडेंट के पास जाता है ये, तो प्रेसिडेंट इसको लौटा नहीं सकता है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो नहीं होता है। एब्सोल्यूट भी है, पॉकेट भी है, बट सस्पेंसिव नहीं है। क्यों, क्योंकि उसी के प्रायर रिकमेंडेशन से लाया गया था। तो अब खुद सोचो, जब यूनियन के केस में राज्यसभा के पास इक्वल पावर नहीं लोकसभा के कंपैरिजन में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की कहाँ हो सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली से, खुद सोचो। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे पार्लियामेंट में सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होता है, ऐसे स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक। जब एक ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक की बात आती है, आर्टिकल नंबर 107, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर है। इवन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनरी बिल ऑल्सो LA एंड LC डू नॉट हैव इक्वल पावर। यस, अगर ऑर्डिनरी बिल के केस में ही LA और LC के पास सेम पावर नहीं है, LA के पास ज़्यादा पावर है, तो मनी बिल में तो भूल ही जाओ। क्यों, क्योंकि अगर LC में कोई बिल आया ऑर्डिनरी बिल और LA ने मना कर दिया, वो बिल मर जाएगा वहीं पे। LA में कोई बिल आया, LC के पास गया, तो LC के पास पहली बार तो 3 महीने तक या तो रोक सकता है, और अगली बार में 1 महीने, बस वो 4 महीने तक ज़्यादा ज़्यादा होल्ड लगा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहाँ कोई जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी नहीं है, जैसे कि सेंटर में होता है। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 में है। कहाँ से लिया है जॉइंट सिटिंग को, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जॉइंट सिटिंग कहाँ नहीं हो सकती है, मनी बिल के केस में नहीं हो सकती है, संविधान का संशोधन अधिनियम में नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में हो सकती है। आज तक 3 बिल को पास करवाया गया है और जॉइंट सिटिंग को करवा के। एक तो टेररिज्म वाला, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्लस डाउरी प्रोहिबिशन बिल एंड बैंकिंग सर्विसेज कमीशन। डाउरी, बैंकिंग और टेररिज्म, ये 3 बिल को जॉइंट सिटिंग करवा के पास करवाया गया है। स्टेट में तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हर राज्य में, बताओ क्या सर हर राज्य में है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बिल पेंडिंग, अब ये क्या होता है डिसॉल्यूशन, तो डिसॉल्यूशन किसका होता है, डिसॉल्यूशन हमेशा लोअर हाउस का होता है। जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा का होता है, तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है। अब कौन से बिल लैप्स नहीं करते हैं, कौन से लैप्स कर जाते हैं, वो भी समझ लो। तो कौन से नहीं करते हैं, विच बिल डज नॉट लैप्स, बिल जो लैप्स नहीं करते हैं, बिल जो लैप्स नहीं करते हैं, लैप्स का मतलब मरते नहीं है, कौन से बिल नहीं मरते हैं।
डिज़ोल्व कौन सा हो सकता है, उस लोकसभा डिज़ोल्व होता है, तो कौन से लैप्स नहीं हो सकते हैं? अगर बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ और वहीं पर पेंडिंग है, राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ वहीं पेंडिंग है, राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो गया है लेकिन प्रेसिडेंट का एसेंट बाकी था और उस टाइम पे लोकसभा डिज़ोल्व हो गई, या फिर राज्यसभा लोकसभा ने दोनों में क्या हो गया था, डेडलॉक हो गया था और प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग बुला ली थी, वो लैप्स नहीं होगा। तो ये 3 ऐसे केस है जहाँ लैप्स नहीं होता है, राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ वहीं पेंडिंग है, दोनों ने पास कर दिया था, बस सहमति बाकी थी राष्ट्रपति की, दोनों के बीच की ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी, उस केस में लैप्स नहीं करते हैं, बाकी हर केस में लैप्स कर जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो वैसे ही लैप्स कर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हर राज्य में नहीं है, कितने राज्यों में? सिर्फ 6 में है, जिनको कि हम याद करते हैं कैसे, जिनको कि हम याद करते हैं कबूतम से, कर्नाटक, आंध्रा, बिहार, यूपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। ये स्टेट आपको ध्यान रखना है जहाँ पर आपको विधान परिषद दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है। मैच द फॉलोइंग गवर्नर जनरल विद मेजर इवेंट, तो मैच आपको करना है वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी, कैनिंग और माउंटबेटन। ओके, तो हेस्टिंग के टाइम पे रोहिल्ला वॉर हुआ था। रोहिल्ला वॉर क्या है, तो ये जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसने इसको लीड किया था, मुगल की साइड से उसने लीड किया था। रोहिल्ला एक्चुअल में अफगान्स थे, जो ये रोहिल खंड है वहाँ पर आके स्टैब्लिश हो गए थे नॉर्थ इंडिया में, तो वही यही है। ठीक है, कब हुआ था ये? 1774 के टाइम की बात है, 1774 की। ओके, डलहौजी की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था, बिल्कुल सही है। और इसके तहत किस को किया गया था एक्वायर, याद करो जल्दी से, सबसे पहले कौन सा था? सतारा, देन संबलपुर, देन जैतपुर, देन झांसी। याद आया कुछ याद आया? 1848 में ये आया था, 1848 में आया था, एंड इट बिकेम अ रीज़न फॉर द 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके लिए एक रीज़न भी बन गया। तो सतारा 1848, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। ये याद रखना, पूछता है आपसे। कैनिंग के टाइम पे 57 का रिवोल्ट हुआ था, कल भी देखा था, और माउंटबेटन के टाइम पे मिला था क्या? इंडिपेंडेंस। तो 1 2 3 4 मेरे हिसाब से हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। 18 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्वांटम सुप्रीमेसी। क्वांटम सुप्रीमेसी को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? तो ये है आपका, इट इज़ अ कंडीशन वेयर क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व प्रॉब्लम्स बियॉन्ड क्लासिकल वंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देन असर्शन रीजन पे आते हैं, द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड, इट वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट। बताओ। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस। एक्चुअल में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी प्रियम्बल को लेके। सबसे पहली बात, प्रियम्बल को लेके हम क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं? इसको यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इट वाज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ओरिजिनली पार्ट था। इसको आईडी कार्ड किसने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन का? एन ए पालकी वाला ने। देन इसको समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था? के एम मुंशी ने बोला था। और इसको जैसे मैंने बताया समरी या फिर प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक, फिर बात है इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सबसे पहले केस जो हुआ था दैट वाज बेरू बारी यूनियन केस 1960 में, 1960 में केस हुआ था, जिसमें कि ये बोला था सुप्रीम कोर्ट में प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसलिए उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन फाइनली 1973 के जो केशवानंदा भारती केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा डिसीजन को, और सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन क्या पलट सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आर्टिकल नंबर 137 उसको जुडिशियल रिव्यू की तो पावर देते ही हैं, और साथ ही साथ वो अपने जजमेंट को भी रिव्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमेशा हायर जजेस बेंच चाहिए। जैसे कि केशवानंदा भारती केस में 13 जजेस की बेंच बैठी थी, अगर उसके डिसीजन को रिवर्स करना है, कुछ अलग करना है, तो 13 से ज़्यादा ही बैठेगी, 15 17 ऑड नंबर में। ठीक है, तो ये चीज़ है। देन प्रियम्बल ओरिजिनली पार्ट था, एंड ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से एक तरह से डिराइव्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसको जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया था। कब प्रेजेंट किया था? बताओ जल्दी से, कब प्रेजेंट किया था, कब अडॉप्ट किया था? तो अडॉप्ट किया था इसको 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और जरा बताओ प्रेजेंट कब किया था? तो ये उसी का ही एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं। तो केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिल्कुल इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। इसलिए फाइनली 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया प्रियम्बल में, और 3 वर्ड्स जोड़े गए जिसको हम बोलते हैं क्या? इंटेग्रिटी,
सोशलिस्ट एंड सेकुलर, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर, सॉवरेन नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो असर्शन रीज़न दोनों ही अगर हम देखें तो क्या, हाँ बिल्कुल सही है, 13 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी और 13 दिसंबर को उसको प्रेजेंट किया गया था बाई नेहरू। इट वॉज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट, गलत है। क्यों? क्योंकि भाई 42nd अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट नहीं किया गया था, ये ओरिजिनली पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। 42nd अमेंडमेंट से इसमें 3 नए वर्ड्स को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर A is true, R is false। प्रियम्बल से हमें क्या क्या पता चलता है? प्रियम्बल से हमें पता चलता है सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नेचर के बारे में पता चलता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता चलता है, और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है। सोर्स क्या है? सोर्स इसका है वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। इंडिया रिपब्लिक है बिल्कुल, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। क्या इलेक्टेड है? यस, दो इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड पोस्ट प्रेसिडेंट, लेकिन इलेक्टेड तो है। लेकिन यूके इज नॉट अ रिपब्लिक, क्योंकि वहां पर हेरिडेटरी सिस्टम चलता है, मोनार्कियल सिस्टम चलता है, इसलिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं इक्वालिटी, ठीक है, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो इक्वालिटी 2 तरह की है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एंड लिबर्टी 5 तरह की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और फ्रेटर्निटी सिर्फ एक ही तरह की है, दैट इज फ्रेटर्निटी, ये पता होना चाहिए। एंड डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस भी मनाते हैं। लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कब किया? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? बिकॉज 26 जनवरी 1930 को, याद करो, लाहौर कांग्रेस का सेशन, वहाँ पर डिसाइड किया गया था पहला इंडिपेंडेंस डे हम 26 जनवरी को मनाएंगे, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन का एनफोर्स या लागू किया गया था। बट कुछ प्रोविजंस थे जो इमीडिएट इफेक्ट, दैट इज 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। प्रोविजन रिस्पेक्ट टू इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, सिटीजनशिप, ये प्रोविजंस को पहले ही लागू कर दिया गया था विद इमीडिएट इफेक्ट। ओके, 20th पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत आसान है, ठीक है। जीएनपी एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये अभी हम इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ के आए अच्छे से। करवाऊँ मैं इसको कि ना करवाऊँ? बताओ, करवा दूँ? चलो, तो मैं जल्दी जल्दी इसको रिकॉल करवाता हूँ। हमें पता है कि टोटल 8 एग्रीगेट होते हैं, जिसमें जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, दैट इज जीडीपी, ठीक है। एक सेकंड रुकना। चलो, ठीक है। तो जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जीएनपी क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। क्लियर? और हम निकालते कैसे हैं? जीएनपी हम निकालते कैसे हैं? जीडीपी में एनएफआईए जोड़ देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ठीक है, तो हमें डोमेस्टिक से अगर नेशनल चाहिए तो हम एनएफआईए को जोड़ देते हैं। मतलब अगर मान लो कल को हमें चाहिए इसमें, मान लो फॉर एग्जांपल कि मुझे एनएनपी चाहिए फ्रॉम एनडीपी, ठीक है, तो मुझे डोमेस्टिक से नेशनल तो चाहिए, तो मुझे क्या कर देना है? एनएफआईए जोड़ देना है, सिंपल, ठीक। एनडीपी इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीडीपी। क्या करना है? ग्रॉस का नेट चाहिए, तो हमें डेप्रिसिएशन घटा देना है, सिंपल। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ग्रॉस में हमें एनएफआईए को जोड़ देना है, तो हमें नेट नेशनल मिल जाता है, ठीक। हमें ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटा देना होता है, तो हमें नेट मिल जाता है। एंड अगर हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए मार्केट प्राइस से, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देना होता है, वो हमें मिल जाता है। आई होप ये बिल्कुल नया नहीं लग रहा होगा। बिल्कुल नया लग रहा है तो आप प्लीज़ इकोनॉमिक्स का बम शॉट लेक्चर जाके देखिए, जिसको पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स देख चुके हैं। अभी रिसेंट में लिया था वो, 4 घंटे का, पूरी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी वहाँ से आपकी, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही फैक्टर कॉस्ट होती है। बहुत आसान कर देगा ये पूरा, जो ये मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? ये एडजस्ट करता है जीडीपी को फॉर इन्फ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? तो जीडीपी डिफ्लेटर होता है आपका, जिसको मुद्रास्फीति कारक बोलते हैं, इसी को प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। इट इज़ नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ये होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। जिससे कि अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है?
जीडीपी विच इज़ नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। नॉमिनल जो जीडीपी होती है इसको करंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है, इसको कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए हम एक आधार वर्ष चुनते हैं, बेस ईयर चुनते हैं, जो भी करंट में 2022-23 हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं सर फैटमैन ने तो 2011-12 लिखा हुआ है, वहाँ पर एक लाइन भी लिखी हुई है, अगर आपने पढ़ी उस लाइन को, कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जो है 2022-23 के बेस ईयर को रिवाइज करने के लिए कमेटी को बनाया गया है। ठीक है, तो अब फाइनली 2022-23 हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 22-23 अभी क्लियर है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दैट मीन्स कि पहला सही है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, नेट फैक्टरिंग ये भी सही है आपका, ये भी सही है, एंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कृष्ण देव राय वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ तेलुगु लिटरेचर, येस। द बैटल ऑफ तालीकोटा लेड टू डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, येस। द एम्पायर फ्लरिश्ड अंडर सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, नो, बिकॉज ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एम्पायर था। केडीआर कौन थे? केडीआर पूरा विजयनगर एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे, तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, है ना। हमें पता होना चाहिए कि विजयनगर एम्पायर कहाँ पे था? ये कृष्णा रिवर थी, उसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा, उसके नीचे तुंगभद्रा के बैंक्स पे इनकी जो कैपिटल है हम्पी, वो लोकेटेड थी। ठीक है, वो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देन यहाँ पर कौन कौन सी डायनेस्टीज आई? संगम, सुलभ, तुलुव और अराईवीडू। तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे कौन? केडीआर, दैट इज़ कृष्णदेव राय। और इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी? जैसे तेलुगु एक स्टेट क्राफ्ट बुक लिखी थी जिसको कि हम अमुक्त मालिदा के नाम से जानते हैं, एंड एक है आपकी जाम्बवती कल्याणम जो इन्होंने संस्कृत में लिखी थी। इन्हीं के टाइम पे ही अमर नायक जो सिस्टम है वो फ्लरिश किया था। अमर नायक कौन होते हैं? अमर नायक होते हैं मिलिट्री कमांडर्स जिनको कि कुछ ज़मीन दे दी जाती है इन ल्यू ऑफ दी सर्विस प्रोवाइडेड, जो सर्विस दे रहे हैं उसके अवज में उनको ज़मीन दे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो? एक सेकेंड रुकना। ठीक है, तो केडीआर ने बुक आपको पता होना चाहिए और इनके वो भी पता होने चाहिए टाइटल्स इन्होंने क्या अज्यूम किए थे। ठीक है, केडीआर ने कौन कौन से टाइटल थे? आंध्र भोज थे, यवन राज प्रिय, यवन राज स्थपनाचार्य भी बोलते हैं, रिस्टोरर ऑफ ग्रीक किंगडम, यवन राज स्थपनाचार्य, आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं इनको। एंड ये भी चीज़ ध्यान रखना कि इन्होंने जो फोर्ट है भटकल में उसको उन्होंने, पोर्ट है जो भटकल में, वो भी किसको गिफ्ट कर दिया था? पोर्तुगीज़ को। ठीक है, बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुआ था? ये 1565 में हुआ था, 1565 में, जिसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। किसके बीच में हुआ था? यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया विजयनगर एम्पायर था, ऊपर कौन था? बहमानी किंगडम था। तो बहमानी किंगडम बाद में बाइफरकेट हो गया था, तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन तीनों ने कलेक्टिवली मिल के विजयनगर एम्पायर को डिफीट कर दिया था। तुलुव डायनेस्टी के रूलर थे अली रामा राय, उनको हराया था। ठीक है, अली रामा राय। ठीक है, और यहाँ पर मेन तो थे एक पपेट रूलर थे सदाशिव राव भाव। ठीक है, सदाशिव राया, राया मतलब मिनिस्टर, तो सदाशिव राया हुआ करते थे, बट वो पपेट रूलर थे अली रामा राय के अंडर में, और उनको हराया गया था। देन यहाँ से पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। इसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से जानते हैं 1565 में। 1556 में कौन सा बैटल हुआ था, कोई बताएगा? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। सुल्तान ऑफ दिल्ली के अंडर में नहीं था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली में सुल्तान था जब ये आपका बना था विजयनगर और बहमानी। ओके, अच्छा, उस कंसिडर द फॉलोइंग लिखा है, अच्छा करेक्ट नहीं लिखा होगा। ओके ओके, ठीक है। 22 नाम दफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, साइलेंट वैली केरला और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आपका हिमाचल में। तो नाम दफा अरुणाचल में बिल्कुल सही है, साइलेंट वैली आपका केरला में है, और वैली ऑफ फ्लावर्स का, अच्छा वैली ऑफ फ्लावर्स हिमाचल में नहीं है आपका, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत होगा, 1 एंड 2। देन आप बताएंगे काजीरंगा कहाँ पर है? ठीक है, देन बनरघट्टा कहाँ है? जहाँ बनरघट्टा आपका वहीं पे बांदीपुर है, वहीं पर आपका नागरहोल है। ठीक है, काजीरंगा, इन तीनों को बताना है कहाँ पे है। एंड राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजा जी,
दुधवा कहाँ पे है, ठीक है, मानस कहाँ पे है, मानस कहाँ पे है, ठीक है। देन आपको बताना है कि मानस के अलावा माधव कहाँ पर है, ठीक है। और एक और बता दो, एंड दैट इज़ रणथंभौर कहाँ है, रणथंभौर और बांधवगढ़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो काजीरंगा और मानस दोनों कहाँ पर हैं, ये असम में हैं। बनरघट्टा बांदीपुर नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में है। राजा जी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। माधव मध्य प्रदेश में 58 टाइगर रिजर्व बना है। रणथंभौर राजस्थान में, आर से रणथंभौर, आर से राजस्थान, और बांधवगढ़ एमपी में, दैट इज़ मध्य प्रदेश में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विद देयर फोकस, बताओ कौन सा इसमें से सही मैच्ड है। इस्माइल आदिल शाह ने इन्हें हराया, तो बिल्कुल देखेंगे, अब सारी चीज़ें आज ही नहीं देख लेंगे, ठीक है। अब आप ही लोगों ने बोला था कि सर थोड़ा शॉर्ट करो, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। चलो, तो पीएम उज्ज्वला योजना बिल्कुल हमें पता है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और कब लॉन्च हुई थी इसको, 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था यूपी के बलिया से, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पीएम कौशल विकास बिल्कुल स्किल ट्रेनिंग के लिए है, और पीएम आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। कथक इज़ दी ओनली क्लासिकल डांस दैट इवॉल्व इन टेम्पल एंड कोर्ट्स, यानी कि एकमात्र क्लासिकल डांस है जो टेम्पल्स और कोर्ट्स में इवॉल्व हुआ। अब देख लो, ओनली कीवर्ड लगा हुआ है, यानी एक्सट्रीम कीवर्ड है। एंड हमें पता है कि ये सिर्फ एकमात्र नहीं है, क्योंकि जो भरतनाट्यम है वो भी देवदासी इसको परफॉर्म किया करती थी टेम्पल्स में, तो वो भी वहीं से इवॉल्व हुआ है। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। हमें पता है 8 क्लासिकल डांस अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हिसाब से 9 है। 9वां कौन सा है, छऊ है, जो कि एक मार्शल डांस भी है। कथक कहाँ का है, यूपी का है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आएगा स्टैटिक जीके से, जो भी आएगा। इट ब्लेंड स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द भक्ति एंड पर्शियन, बिल्कुल इसमें पर्शियन एडिशन, पर्शियन एलिमेंट भी है। और ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज इफ सम रोजेज आर फ्लावर्स। इस तरह के क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी आपके जीके में आ सकते हैं, इसलिए इसको रखा गया है। रीजनिंग में जीके क्वेश्चंस आ रहे हैं और जीके में रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, इक्का दुक्का, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट, सर आपने बोला था ट्रीटीज़ का पीडीएफ देंगे। ट्रीटीज़ का पीडीएफ तो नहीं बोला था यार, कन्वेंशन का बोला था एनवायरनमेंट में। ओके ठीक है, वो दे देंगे। ओके, इफ़ सम रोज आर फ्लावर, तो इफ़ सम रोज आर फ्लावर्स, ओके, सम रोज आर फ्लावर्स एंड ऑल फ्लावर्स आर फेड, दैट मीन्स कि सारे फ्लावर जो हैं वो फेड हैं। तो विच वन फॉलोज, विच वन फॉलोज, सम रोजेज आर ऑल्सो विल फेड, सम रोजेज विल फेड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है आज का जो पूरा सेट है 25 क्वेश्चंस का। एंड आई होप कि इससे आपका लेवल अप ज़रूर हो रहा होगा। बाकी जैसे जैसे जितने मुझे इनपुट्स मिलते हैं उसी के बेसिस पे मैं आपका जो मॉक है उसको फर्दर और इम्प्रूव करूँगा, जब तक कि आंसर की नहीं आ जाती है। आई नो, ठीक है, कि हो सकता आप इनपुट दे सकते हैं, ठीक है, कि सर ये चीज़ यहाँ पर और हो सकती है। जैसे मुझे कुछ इनपुट्स मिले हैं, ठीक है, कि सर इससे रिपीट हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो वो और मैं इनपुट आपके ऐड कर करके ये देता रहूँगा। बस आपका काम होना चाहिए कि इसको अटेम्प्ट करना है, सीरियसली अटेम्प्ट करना है, एग्जाम लाइक कंडीशन में अटेम्प्ट करना है बिल्कुल, और विद टाइम करना है। तो आज मैं टाइम लिमिट भी इसकी कम कर दूंगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको दोपहर में, कल नहीं होगा, ठीक है, कल ये सेशन नहीं होगा, कल आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है, एंड यू ऑल नो वाई। तो ये आपका सेशन मतलब कितने बजे, दोपहर में मिल जाता है परमार SSC टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहें तो आज ही 1 मिलियन करवा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक 1-2 हज़ार लोग कुछ ऐसा रिमेनिंग है ना, है कि नहीं। और एक मैं वीडियो डालने वाला हूँ, 1,500 हज़ार बाकी हैं। एक वीडियो डालने वाला हूँ, और वो वीडियो जो है आपको ज़रूर देखना चाहिए, एक राजा की कहानी आज के देश की हालत के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको थोड़ी देर मिलेगा और ये ज़रूर देखिएगा। एंड आई वुड लव, आई वुड अर्ज यू टू शेयर दैट वीडियो ऑल्सो। मैं कभी किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो बहुत मतलब आज की कंडीशन को दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। चलो 7 मिनट रखना है, ओके। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाती है। परमार अकेडमी आप पे क्विज़ भी लगा सकते हैं आप, एंड वहीं पर आपको ये PDF भी दे दी जाती है। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।
अगर आपको कुछ चीज़, अगर कहीं में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8840286735 में, अगर कहीं पे कुछ आपको क्वेश्चन में इशू है कुछ भी तो। ठीक है, थैंक यू।